कल हमने देखा कि जैसे ही काव्या और कुणाल कनाडा चले गए थे, युवराज अपने बा के पास आ गया था। युवराज बहुत दिनों से थका हुआ था। जैसे वो बा के पास आया, उसने बड़े ही इत्मीनान से बा को गले लगा लिया। जब दोनों गले मिले तो दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। दोस्तों, आज की कहानी 471वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से कमेंट करते रहें। और आज का सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम नई कहानी को कब से शुरू करें। आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताएं कि नई कहानी को कब से शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसके बाद बा और युवराज अंदर आ गए थे। अंदर आने के बाद युवराज ने बा की गोद में सिर रखा और वहीं सोफे पर लेट गया। युवराज बहुत सुकून महसूस कर रहा था। सालों बाद उसको ऐसा सुकून मिला था। थोड़ी देर में ही उसको नींद आ गई। बा ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसकी थकान को महसूस करते हुए उसे डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ से वो खड़ी होकर बा अपने कमरे में चली गई। उनको जब पता चला कि युवराज अब यहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला है तो वो भी उसकी मदद करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी अलमारी खोली और उसमें से कंपनी के डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए। निर्मला सिंघानिया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की मालिक थी। उसके सहारे ही आज तक उनके पूरे खर्चे होते थे। लेकिन अब तक वो बुढ़ापे की वजह से कंपनी जा नहीं पाती थी, इसलिए कंपनी की वैल्यू नीचे गिरती जा रही थी। बा को दवाइयों की अच्छी खासी जानकारी भी थी। जब वो जवानी में इस कंपनी को चला रही थी तब उन्होंने देश के सभी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को खत्म होने की कगार पर ला दिया था। वह अपनी इसी नॉलेज की वजह से युवराज के दादा वीर प्रताप सिंघानिया की जिंदगी में भी आई थी। बात तब की है जब बा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलने का सपना लेकर दिल्ली आई थी। तब उनको नौकरी की जरूरत थी और नौकरी की तलाश में वो सिंघानिया एम्पायर पहुंच गई थी। वहां उनका इंटरव्यू लेने वाला कोई और नहीं बल्कि वीर प्रताप सिंघानिया ही था। वीर प्रताप सिंघानिया को पहली ही नजर में बा से प्यार हो गया था। धीरे धीरे बा को भी दादाजी से प्यार होने लगा। फिर दोनों ने शादी कर ली और फिर अचानक अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी लगा दी। बा ने अपने सभी सपने पूरे कर लिए थे। लेकिन तभी एक दिन एक नई दवाई बनाने की कोशिश कर रही थी जो दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आती। लेकिन वो दवा बनाते हुए एक ऐसा हादसा हुआ जिसने बा की जिंदगी बदल दी। बा बीकर में कुछ जड़ी बूटियां गर्म कर रही थी कि तभी ज्यादा तापमान होने के कारण ब्लास्ट हो गया। बा की कोई बाहरी चोट नहीं पहुंची, लेकिन उस हादसे में बा की जिंदगी तहस नहस हो गई थी। उस जड़ी बूटी के धुएं के कारण बा ने अपनी मां बनने की शक्ति को भी खो दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे के लिए और वंश को आगे बढ़ाने के लिए वीर प्रताप सिंघानिया को परिवार के दबाव में दूसरी शादी करनी पड़ी और तब बा अकेली रह गई थी। फिर जब युवराज के पापा इस दुनिया में आए तो वो अपनी माँ से ज्यादा बा के अटैच हो गए। बा भी उनको अपने सगे बेटे जैसा प्यार करती थी और जब काव्य और युवराज पैदा हुए तब भी बा ने पूरी खुशी से दिल्ली में मिठाई बंटवाई थी। ये सभी यादें उनके जहन में घूमने लगी थी। उनके हाथ में अभी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स थे और आंखों के सामने पूरी जिंदगी के सीन चलने लगे थे। तभी उनकी यादों में एक कड़ी आवाज ने तोड़ दी। बा। बा आवाज सुनते ही होश में आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने मंगला खड़ी थी। मंगला ने जब देखा कि बा की आंखें नम हो गई है, मंगला ने बा से पूछा, बा क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? बा ने अपनी आंखों की नमी को साफ करते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो खुशी के आंसू है पगली। मेरा पोता, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे पास आ गया है। अब मुझे किस बात का गम। ये कहते हुए बा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने आगे कहा, ये सब छोड़, तू बता क्या कहने आई थी? मंगला ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, बा युवराज बाबा तो इतनी जल्दी उठ गए और फ्रेश होकर टेबल पर आ गए हैं। बस आपका ही इंतजार कर रहे हैं वहां। उनकी बात सुनकर बा भी चौंक गई। उन्होंने हैरान होते हुए कहा, क्या इतना जल्दी उठ गया? लेकिन क्यों? अभी तो मैं सोता हुआ छोड़कर आई थी। मंगला ने भी उनकी बात पर चौंकते हुए कहा, बा आप अभी नहीं, आपको पूरे 2 घंटे हो गए हैं कमरे में आए हुए। हम सभी कब से आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। बा की हैरानी और भी बढ़ गई। वो पिछले 2 घंटे से अपने हाथों में फाइल पकड़े हुए बस जिंदगी के बारे में सोच रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभालते हुए मंगला के पास आने का इशारा किया। मंगला भी तुरंत उनके पास आई और बा के इशारों को अच्छे तरीके से समझती थी।
उसे मालूम था कि बा अपनी छड़ी मांग रही थी। मंगला जल्दी से पीछे घूमी और बा की छड़ी पकड़ाते हुए बोले, ये लीजिए बा। बा ने छड़ी ली और अपने हाथ के फाइल मंगला को देते हुए पीछे आने के लिए कहा और खुद आगे निकल गई। जैसे वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा युवराज पहले से वहीं पर बैठा हो उनका इंतजार कर रहा था। युवराज की नजर जब से बा पर पड़ी तो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बा का हाथ पकड़ते हुए उन्हें सहारा देकर आगे लेकर आने लगा। उसने बा के लिए कुर्सी पीछे की और वहां बैठकर खुद अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने पहले ही मंगला को युवराज का पसंदीदा डिशेज बनाने के बारे में बता दिया था। मंगला ने अब वही सारी डिशेज बनवाई थी जिनकी खुशबू सूंघने से ही भूख लगाई। तभी मंगला उन दोनों के लिए प्लेट लगाने लगी, लेकिन युवराज ने उन्हें रोक दिया और खुद अपने हाथों से बा को खाना परोसने लगा। बा ने भी युवराज को अपने हाथों से खाना खिलाया और जैसे वो बचपन में खिलाया करती थी। बा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। दोनों ने खाना खत्म किया और फिर बा ने मंगला की तरफ देखते हुए कहा, मंगला, डाइजेस्ट के लिए अगर एक कड़क चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये कहते हुए उन्होंने युवराज की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम भी चाय लोगे या फिर कॉफी? युवराज ने उनकी बात पर मुस्कुरा दिया और कहा, मैं चाय ही लूंगा आपके साथ बा। ये सुनते ही मंगला किचन में चली गई। तभी युवराज अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और बा का सहारा देकर खड़ा होने में मदद करने लगा। वो बा को लेकर ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगा। तभी बा ने टेबल पर पड़ी फाइल की तरफ इशारा किया और कहा, युवराज बेटा, इस फाइल को भी उठा ले अपने साथ। युवराज ने हाँ में सिर हिलाया और फाइल उठा ली। दोनों ड्राइंग रूम में आ गए और सोफे पर बैठते हुए बा ने युवराज से पूछा, युवराज, अब जब तुम दिल्ली में ही रहने का फैसला कर चुके हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, अब मैं चाहती हूं कि तुम मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी संभाल लो। वैसे भी तुम्हें यहाँ अपना नया बिजनेस स्टेबल करना ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि तुम मेरी कंपनी को टेक ओवर कर लो। युवराज को उनकी बात तो सही लगी, लेकिन उसे मेडिसिन की कोई खास जानकारी नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा घबरा रहा था। उसने धीरे से कहा, लेकिन बा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुझे मेडिसिन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं, तो मैं आपकी कंपनी कैसे संभाल सकता हूँ? उसकी बात सुनकर बा हंसी और बोली, अरे बेटा, तुम्हें खुद थोड़ी ना लैब में जाकर गोली बनानी है। तुम्हें बस मार्केट स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे मालूम है तुम कर लोगे। युवराज उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसके ऐसे सोचते हुए देखकर बा ने फिर कहा, अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मुझे यकीन है कि तुम आराम से सब संभाल लोगे। बा का अपने ऊपर इतना भरोसा देखकर युवराज को खुशी हो रही थी, लेकिन वो फिर भी घबराते हुए बोला, बा, मुझे बस इतनी चिंता है कि मैं कहीं उस फील्ड के समझ न होने के कारण कंपनी को कोई नुकसान न पहुंचा दूं। इसलिए सोच रहा हूं कि हाँ करूं या ना करूं। बा ने उसकी चिंता को दूर करने के लिए कहा, अरे तुम तो ऐसे चिंता कर रहे हो, कंपनी पहले ही लॉस में चल रही है। अगर तुम अपनी मेहनत से उसे दोबारा खड़ा कर पाई तो अच्छी बात है। ये कंपनी तेरे दादा और मैंने मिलकर बनाई थी, जो अब बंद होने की कगार पर है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू एक कोशिश करे और उसे दोबारा अच्छी तरीके से स्टेबल कर दे। ये कहते हुए बा का चेहरा थोड़ा मायूस तो हो गया था। युवराज ने भी उनके चेहरे की मायूसी देख ली। वो समझ गया था कि बा उस कंपनी से भावनात्मक रूप से जुड़ी है, इसलिए उसने भी एक कोशिश करने की सोची और कहा, जी बा, मैं एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उस कंपनी को दोबारा से वही ऊंचाई पर पहुंचा सकूं। बा ने जब देखा कि युवराज मान गया है, तो उन्होंने अपनी कंपनी के डिटेल्स की फाइल उठाई और युवराज को देते हुए कहा, युवराज, इसमें कंपनी की मौजूद स्थिति की डिटेल है। तुम देख लो, समझ लो कहाँ गड़बड़ी है। तब तक मैं तुम्हें कंपनी का नया सीईओ अनाउंस करने का इंतजाम करती हूँ। युवराज ने भी अपने हाथ में फाइल ली और बोला, बा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको 10 दिन बाद आपके जन्मदिन पर यही गिफ्ट दूं कि कंपनी का नाम दोबारा मार्केट में आ गया। उसकी बात सुनकर बा के चेहरे पर चमक आ गई। वो अपने पोते की काबिलियत को अच्छे तरीके से जानती थी। वो दोनों सब बातें कर ही रहे थे, तभी मंगला वहां चाय लेकर आ गई थी। उसने दोनों को चाय दी। अब दोनों आराम से बैठकर चाय पीने लगे और बा युवराज के बचपन के बारे में यादें करने लगी। युवराज भी अपने बचपन की मस्तियां याद कर रहा था। दोनों वो यादें याद कर करके हंस रहे थे। एक दूसरे से पूछ रहे थे कि उन्हें वो सब याद है या नहीं। निर्मला ने अपनी मालकिन को एक अरसे के बाद इतना खुश देखा था और उनकी खुशी देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। लेकिन यहाँ तो खुशी का माहौल था। उधर रावत परिवार में सब कुछ मातम ही मातम था। बलदेव रावत सामने खड़ा हुआ विक्रम को देख रहा था। विक्रम गुस्से से आग बबूला था।
अगर उसके बस में होता तो वो कब का जाकर युवराज को मौत के घाट उतार देता, लेकिन बलदेव ने उसको रोक लिया था। अब क्या लगता है आपको, क्या बलदेव और विक्रम ढूंढ पाएंगे युवराज को? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, एक लाइक जरूर करो और एक कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करते रहो। दोस्तों, 472वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सब कुछ चलने के बावजूद भी बलदेव रावत अपनी समझदारी का परिचय देते हुए बोले, विक्रम, तुम अभी के अभी थाईलैंड निकल जाओ और अपनी मार्शल आर्ट की पूरी प्रैक्टिस करो। तुम्हें पहले तैयार होना पड़ेगा। युवराज से ऐसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। विक्रम अपने भाई का बदला लेना चाहता था और उसने सोचा नहीं था कि बलदेव उसे ऐसी बात कहेगा, लेकिन उसे बात तो माननी ही पड़ेगी। और उसके बाद वो सीधा उठा और अपना सामान पैक किया और थाईलैंड के लिए चला गया। उसके बाद बलदेव रावत ने अपने कुछ आदमियों को युवराज की निगरानी में भी लगा दिया था, जिससे पता चल सके कि युवराज कब कौन सी हरकत करता है। कहीं वो अपनी अलग तो साजिश नहीं बना रहा था। इधर रात गहरी हो चुकी थी। युवराज और बा ढेर सारी बातें करने के बाद सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए थे। युवराज जैसे ही अपने बिस्तर पर आया, वो सोना चाहता था, लेकिन लेटते ही उसे अपनी नई जिंदगी के बारे में ख्याल आने लगे। वो पिछली जिंदगी को वहीं पर छोड़ आया था। अब वो नई जिंदगी शुरू करना चाहता था और वही सोच रहा था कि हर रोज उसके साथ अब क्या क्या नया नया घटेगा। यही सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई, उसे खुद ही नहीं पता चला। इधर बा ने अपने कमरे में आते ही पहले प्रभात को फोन किया और कहा, प्रभात, कल मुझे बोर्ड मेंबर की मीटिंग करनी है। सभी को सुबह 10 बजे का टाइम बता दो। एकदम से ऐसे किए गए कॉल को प्रभात समझ ही नहीं पाया कि बा क्या करना चाहती है। उसने पूछा, बा, कोई जरूरी काम है क्या? बा ने कहा, वो तो कल मीटिंग के बाद ही पता चलेगा प्रभात। तुम अपना काम कर दो जो मैंने कहा है। उसके बाद प्रभात ने सम्मानपूर्वक हाँ भर दी और कहा, जी बा, मैं सबको बोल देता हूँ। उसके बाद बा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने बिस्तर पर आ गई। वो भी नई सुबह की बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो सुबह एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही थी। किसी को नहीं पता था कि बा क्या करेगी। इधर प्रभात ने भी सबको कॉल करके बताना शुरू कर दिया था कि कल सुबह 10 बजे मीटिंग है और सबको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बा का सख्त ऑर्डर है कि सभी बोर्ड मेंबर्स सुबह की मीटिंग में जरूर से जरूर पहुंच जाएं। जैसे इस सुबह की किरण कमरे के अंदर आई, युवराज उठ खड़ा हुआ था और उसने देखा कि सुबह हो गई है। वो जल्दी से फ्रेश होकर तैयार होकर अपना नीचे आ रहा था और उसने देखा कि बा पहले से वहीं पर बैठी हुई है। उनकी नज़र जैसे ही युवराज पर पड़ी, उन्होंने युवराज को अपने पास बुलाया और मंगला को उसके लिए भी एक फ्रेश कॉफी लेकर आने को कहा। बा का आदेश पाते ही मंगला कॉफी लेने के लिए चली गई। मंगला के चले जाने के बाद बा ने युवराज को मीटिंग के बारे में बताना शुरू किया। युवराज बेटा, मैंने तुम्हें कंपनी का नया सीईओ अनाउंस करने के लिए बोर्ड मीटिंग अरेंज की है। हमें जल्दी से नाश्ता करके कंपनी पहुंचना है, इसलिए जल्दी कॉफी पी लो और तैयार हो जाओ। युवराज ने भी सहमति में सिर हिला दिया और अपनी कॉफी का इंतजार करने लगा। कुछ देर में जैसे ही मंगला कॉफी लेकर आई, युवराज ने कॉफी ली और जल्दी से खत्म की और अपने रूम में दोबारा से तैयार होने के लिए चला गया। वो अपने कपड़े अभी तक पूरे तरीके से सेट भी नहीं कर पा रहा था। वो वॉशरूम में यही सोच रहा था कि आज वो क्या पहन कर जाएगा। तभी वो जल्दी से बाहर आया और अपने सूटकेस को बाहर सबने उसने खोल दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे करके कपड़ों को एक साइड करता जा रहा था। जब उसे सामने अपना ब्लैक सूट दिखा तो उसे लगा कि आज उसे यही ब्लैक सूट ही पहनना चाहिए। उसके बाद उसने ब्लैक सूट पहना और वो नीचे आ गया। जैसे ही वो नीचे आया, बा वहीं उसका इंतजार कर रही थी। आते ही युवराज ने पूछा, बा, मैं कैसा लग रहा हूं? बा ने उसकी पहले तो नजर उतारी, फिर कहा, मेरा बेटा युवराज तो हमेशा से हैंडसम था और आज भी एज यूजुअल हैंडसम ही लग रहा है, अपने दादाजी की तरह। बा के चेहरे पर भी युवराज को देखकर मुस्कान आ गई। युवराज भी बा की बातें सुनकर शर्माने लगा था। कुछ नहीं, उसने शर्माते हुए कहा, क्या बात है, आप भी जानबूझकर मेरी टांग खींच रही हैं बा। कहाँ दादाजी और कहाँ मैं। मैंने तो सुना है कि अपने जवानी में बड़े बड़े फिल्मी हीरो भी फैल थे उनके आगे। उन्हों को देखकर लड़कियां पागल हो जाती थी। उनकी बात सुनकर बा हंसने लगी और बोली, ये बात तो तुमने सही कही।
तुम्हारे दादाजी के पीछे लड़कियां पागल तो थी, लेकिन तुम्हारे दादाजी सिर्फ मेरे पीछे पागल थे। दोनों ऐसे ही हंसे मजाक करते हुए बाहर खड़ी गाड़ी में बैठे और अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑफिस की तरफ चले पड़े। रास्ते में बा युवराज को कंपनी की पूरी डिटेल्स बताती जा रही थी, वहां के एम्प्लॉयज के बारे में भी बताती जा रही थी। कुछ ही देर में वहां वो लोग अपने हेड ऑफिस के सामने आ गए। तब एक 12 मंजिल की बिल्डिंग जो साउथ दिल्ली के कर्मपुरा इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित थी। युवराज ने बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक देखा और बा को सहारा देकर गाड़ी से नीचे उतरने में मदद करने लगा। बा ने देखा कि नीचे उतरते हुए युवराज बिल्डिंग को ही देखे जा रहा है, तो उन्होंने उसे कंपनी के बारे में बताना फिर से शुरू कर दिया। युवराज, ये हमारी कंपनी की बिल्डिंग है, जहां हर एक फ्लोर पर अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। सबसे नीचे के 3 फ्लोर पर लेबोरेटरीज हैं, जिनमें से फर्स्ट फ्लोर पर वो दवाइयाँ बनती हैं जो हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सेकंड फ्लोर पर वो दवाइयाँ बनती हैं जो सिर्फ ऑर्डर पर तैयार की जाती है, और ग्राउंड फ्लोर पर रिसर्च की जाती है और नए फार्मूले बनाने की कोशिश करते हैं। युवराज भी उनकी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। बा ने आगे बताया, आगे के 3 फ्लोर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हैं। ऊपर वाले 3 फ्लोर में मार्केट और दवाइयाँ भी क्वालिटी चेक करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। सबसे ऊपर के 3 फ्लोर को ऑफिस बोर्ड मेंबर के लिए ऑफिस बनाए गए हैं। युवराज ने बड़े ही गौर से बिल्डिंग को देखा और बाकी बातों को भी ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने कहा, बा, आप कितना कुछ संभालती आई हैं इतने सालों से। ये सब देखकर ही मुझे अपने आप पर जिम्मेदारी का बोझ महसूस हो रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं अपनी मेहनत जाया नहीं जाने दूंगा। बा ने मुस्कुराते युवराज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चे, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ना सिर्फ इस कंपनी को संभालोगे, बल्कि इसे फिर से ऊंचाइयों तक लेकर जाओगे। इतने में ही कंपनी का मुख्य दरवाजा खुला और प्रभात बा का असिस्टेंट दोनों को रिसीव करने के लिए बाहर आ गए थे। उसने आदर से झुककर अभिवादन किया और कहा, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। सभी बोर्ड मेंबर मीटिंग रूम में आ चुके हैं, आप लोग सीधे वहां चल सकते हैं। बा ने सिर हिलाए युवराज की तरफ देखा। चलो बेटा, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। दोनों लिफ्ट की ओर बढ़े और टॉप फ्लोर और रवाना हो गए। रास्ते में युवराज के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। एक तरफ जिम्मेदारी का बोझ, दूसरी तरफ एक नए माहौल में खुद को साबित करने की चिंता। लेकिन बा का साथ और उसका भरोसा उसे हिम्मत दे रहा था। लिफ्ट जब टॉप फ्लोर पर पहुंची तो सामने एक बड़ी सी ग्लास की डोर दिखाई दी, जिस पर गोल्डन लेटर में लिखा हुआ था, वीरमाला फार्मास्यूटिकल्स, बोर्ड मीटिंग रूम। युवराज ने गहरी सांस ली और बा के साथ दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। दरवाजा खुला और भीतर कंपनी के सभी सीनियर बोर्ड मेंबर्स पहले से मौजूद थे। जैसे ही बा और युवराज अंदर आए, सभी एक साथ खड़े हो गए। बा ने हाथ उठाकर सभी को बैठने का इशारा किया और खुद युवराज के साथ टेबल के हेड के चेयर पर जाकर बैठ गई। उन्होंने साफ और सदे हुए लहजे में कहना शुरू किया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी कंपनी इस वक्त एक कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन हर गिरावट के बाद एक नई शुरुआत होती है, और आज मैं एक नई शुरुआत का ऐलान करने जा रही हूँ। सभी सदस्य उत्सुकता से बा की ओर देखने लगे। बा ने युवराज की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरा पोता है और ये मेरा इकलौता उत्तराधिकारी भी है, युवराज सिंघानिया। मैं आज इसी वक्त इसे वीरमाला फार्मास्यूटिकल्स का नया सीईओ घोषित करती हूँ। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे सब एक एक करके फिर तालियां बजाने लगे। प्रभात सबसे पहले खड़ा हुआ और ताली बजाते हुए बोला, वेलकम सर, वेलकम टू द वीरमाला फार्मास्यूटिकल्स। सभी बोर्ड मेंबर भी खड़े हो गए, तालियों के स्वागत करने लगे। युवराज थोड़ा झेप सा गया था, लेकिन वह उठा और सबका हाथ जोड़कर उसने अभिवादन किया। बा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, आज से ये कंपनी तुम्हारी है बेटा, इसे फिर से जिंदा करना तुम्हारा काम। युवराज की आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन चेहरे पर कॉन्फिडेंस की चमक भी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू बा, आज से मैं इस कंपनी के लिए दिन रात एक कर दूंगा। सभी बोर्ड मेंबर्स एक युवा और कॉन्फिडेंट सीईओ को पाकर खुश थे। वहीं उस कमरे में दो चेहरों पर, जिनकी मुस्कान के पीछे जलन की लपटें भड़क रही थी, जयदेव और लक्ष्मण। दोनों ही इस कंपनी को में पिछले 40 सालों से काम कर रहे थे। अपनी मेहनत, निष्ठा और अनुभव के बल पर उन्होंने ऊंचे पद भी हासिल किए थे।
इन दोनों की दिली ख्वाहिश थी कि उनके बेटे जो अब कंपनी में अलग अलग विभागों में ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे थे, एक दिन आगे जाकर वो कंपनी के सीईओ बने। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने न सिर्फ एक दिन रात एक किया था, बल्कि अंदरूनी राजनीति को लेकर बोर्ड मीटिंग तक को अपने पक्ष में मजबूत करने की कोशिश की थी। पर जब युवराज, जिसका नाम कल तक किसी ने नहीं सुना था, अचानक सीईओ बन गया, तो उनके भीतर आग की लहर दौड़ गई। जयदेव ने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लिया और अपने होठ भींच लिए, जबकि लक्ष्मण की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। दोनों ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, लेकिन मन ही मन एक ही बात घूम रही थी, ये फैसला हम नहीं मानेंगे, इस लड़के को तो हटाना पड़ेगा। जयदेव ने लक्ष्मण की ओर देखा और दोनों की आंखों में एक अघोषित संकल्प आ गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि यह बात कहीं इधर ही खत्म नहीं होने वाली। मीटिंग खत्म होते ही जैसे ही बोर्ड मीटिंग मेंबर्स बाहर निकलने लगे, जयदेव और लक्ष्मण थोड़ी दूर पर खड़े हो गए और धीरे धीरे बातचीत करने लगे। लक्ष्मण, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, जयदेव ने कहा। लक्ष्मण ने जवाब दिया, अरे हमारे बेटे इस पद के काबिल हैं। इतने सालों से हमने मेहनत की, कभी भी कंपनी के बुराई के बारे में नहीं सोचा। हमने हमेशा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। हमारे बेटे भी तो इतने सालों से ये काम कर रहे हैं और आज तक कभी कंपनी ने उनके बारे में कोई सुध नहीं ली। और कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं हमारे बेटे। मुझे तो लगता है कि ये कुछ और ही चाल है, लेकिन अब तो ये बर्दाश्त से बाहर बात हो गई। कम से कम सीईओ का चयन करने से पहले बोर्ड मेंबर्स की सहमति तो लेनी चाहिए थी, या फिर उनसे पूछताछ भी करनी चाहिए थी कि वो किसको मेंबर्स में से किसको सीईओ बनाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा। इसका मतलब तो बोर्ड मेंबर की कोई औकात ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, इसका भी हम कुछ ना कुछ तो हल निकाल ही लेंगे। तभी जयदेव ने लक्ष्मण से कहा, लेकिन हमें संभल कर काम करना होगा। निर्मला मैडम को अगर कुछ पता चल गया तो तुम्हें पता ही है, निर्मला मैडम से हम बच नहीं पाएंगे। उसके बाद वो वहां से चले गए। अब क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ये दोनों मिलकर युवराज को कोई नुकसान पहुंचाएंगे या कुछ और ही होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, 473वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। धीरे धीरे करके सभी बोर्ड मेंबर अपने अपने ऑफिस में चले गए। अब पीछे सिर्फ युवराज और बा रह गए थे। बा ने युवराज से कहा, बेटा अब तुम अपने ऑफिस में जाओ, मैं भी अपने ऑफिस में जा रही हूँ। उसके बाद युवराज मुड़ा और बा से गले लगा और उसके बाद वो अपने ऑफिस की ओर निकल पड़ा। तभी प्रभात आगे आया और युवराज से बोला, चलिए सर, मैं आपको अपना कैबिन दिखा देता हूँ। उसके बाद वो दोनों लिफ्ट में चले गए। दोनों चुपचाप खड़े थे, लेकिन युवराज का मन उत्साह से भरा हुआ था। जैसे लिफ्ट 10वें फ्लोर पर पहुंची, प्रभात ने आगे बढ़कर एक ग्लास डोर खोला और वहां पर सामने लिखा हुआ था, युवराज सिंघानिया, सीईओ ऑफिस। युवराज के नाम के साथ उसका पद जुड़ा हुआ देखकर उसे अंदर ही अंदर खुशी तो हो रही थी। कैबिन बहुत बड़ा था और विंडो से नजारा बाहर का साफ दिख रहा था। एक कोने में कॉन्फ्रेंस टेबल, दीवारों पर सादगी और सजे हुए कुछ आर्ट पीसेज भी रखे हुए थे। बहुत ही अच्छा कैबिन बनाया हुआ था। युवराज ने कुर्सी खींची और धीरे से अंदर जाकर उस पर बैठ गया। उसके बाद प्रभात ने एक एक करके हर चीज के बारे में और कंपनी के बारे में छोटे से छोटे डिटेल युवराज को बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, सर अब मैं आपकी असिस्टेंट को बुला लेता हूँ। वो आपकी रोज की मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट और बाकी सभी अरेंजमेंट्स का ध्यान रखेगी। कुछ ही देर में प्रोफेशनल दिखने वाली एक लड़की वहां अंदर आई। उसने हल्के नीले रंग की शर्ट और काला ट्राउजर पहना हुआ था। बालों को कसकर पीछे बांधा हुआ था। चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। प्रभात ने युवराज की ओर देखते हुए कहा, सर ये दिव्या मेहरा है, आपकी पर्सनल असिस्टेंट। ये है मिस्टर सिंघानिया, हमारे नए सीईओ। दिव्या, दिव्या ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, गुड मॉर्निंग सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। युवराज ने हल्के मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है दिव्या, उम्मीद है कि हम मिलकर अच्छा काम करेंगे। प्रभात ने सिर हिलाया और धीरे से बाहर निकल गया। अब दिव्या चुपचाप खड़ी थी, पेन और पैड लिए पूरी तरह से अपने टास्क के इंतजार में कि कहीं अब युवराज उसे कुछ कहेगा और उसे अपना काम करना पड़ेगा। युवराज ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर कहा, दिव्या सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को बुलाओ।
कहो कि पिछले 2 साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट लेकर मेरे पास आ जाए। और हाँ, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी भी भिजवाओ। दिव्या ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, जी सर, अभी बुलाती हूँ। उसके बाद वो तेजी से केबिन से बाहर निकल गई। केबिन में कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। युवराज ने खिड़की के बाहर देखा। शहर अपने रफ्तार में था, लेकिन उसके नीचे वक्त जैसे थम गया था। थोड़ी देर के बाद ऑफिस बॉय युवराज के लिए कॉफी लेकर आया। तभी युवराज ने ऑफिस बॉय से मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हारा नाम क्या है? सर, मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन, तुम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो? सर सर मैं तो पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। क्या हुआ सर? युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हुआ तो कुछ नहीं। अच्छा, तुम तो यहाँ के हर कोने और हर व्यक्ति को अच्छी तरह जानते होगे। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, लेकिन मेरा काम ही कितना किसी से पड़ता है। बस किसी को पानी तो किसी को चाय देता हूँ। युवराज जानता था कि ऑफिस बॉय और वॉचमैन और गार्ड, ये 3 लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी में हो रही हर घटना से वाकिफ होते हैं। उन्हें कंपनी के अंदर चल रहे हर घोटाले और हर छोटे से छोटे घटना के बारे में सबसे पहले पता लगता है। ये लोग अपने काम से तो नीचे होते हैं, लेकिन अपने दिमाग से सबसे ऊपर माने जाते हैं। इनके पास ऐसी ऐसी जानकारियां होती हैं जो कंपनी के अंदर के लोगों के पास भी कभी नहीं पहुंचती। इसीलिए युवराज उससे कुछ जानना चाहता था। युवराज को पता था कि इसको कुछ ना कुछ तो जरूर पता होगा। ऐसे ही तो कंपनी कोई धीरे धीरे करके नीचे तो नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ कंपनी के अंदर पहले से हो रही थी, जो कंपनी को नीचे की ओर लेकर जा रही थी। तभी युवराज ने अपना पत्ता फेंका और अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन, चलो एक बात बताओ, ये अपने सुभाष चटर्जी साहब कैसे हैं? अर्जुन ने पहले तो इधर उधर देखा, फिर उसने कहा, सर, वो तो बहुत मेहनती हैं और ईमानदार भी हैं और हर काम को बहुत बारीकी से देखते हैं। कभी कोई गलती भी नहीं करते। मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा पोलाइट हैं और अपना काम बड़ा ही जोर शोर से करते हैं। कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। उसके बाद युवराज ने कुछ लोगों के नाम और लिए। धीरे धीरे करके अर्जुन भी खुलने से लगा था। युवराज जानता था कि अब वो सही पत्ता फेंकेगा और अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखेगा, क्योंकि युवराज बोर्ड मीटिंग रूम में लगातार 2 चेहरों को नोटिस कर रहा था। उसे दिखाई दे रहा था कि वो 2 चेहरे उसके सीईओ बनने से खुश नहीं थे। उसे पता लग गया था कि कहीं ना कहीं वो 2 लोग ही ऐसे होंगे जो कंपनी को अंदर ही अंदर से शायद कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचा रहे होंगे, या फिर वो महत्वाकांक्षी लोग होंगे जो अपने आप को सबसे ऊंचा मानते होंगे। तभी युवराज ने अपना आखिरी कार्ड फेंकते हुए पूछा, अच्छा अर्जुन, मुझे कुछ जयदेव और लक्ष्मण के बारे में भी बताओ। मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा काम करते हैं और बहुत मेहनती भी हैं। लेकिन अर्जुन ने जैसे ही लक्ष्मण और जयदेव का नाम सुना, उसे थोड़ा सा अजीब सा लगा। उसे पता था कि उनकी इमेज कंपनी में कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो लोग कंपनी में काम तो बहुत करते थे, लेकिन वो किसी को ऊंचे पद पर जाते हुए देख नहीं सकते थे। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग थे। अगर कोई भी कुछ होता तो हमेशा उनके साथ होना चाहिए था। वो इस तरीके की सोच रखते थे। लेकिन अर्जुन सही सही से युवराज को कुछ कह भी नहीं सकता था। उसे नहीं पता था कि वो उसकी छानबीन कर रहा है या फिर वैसे ही मजाक मजाक में पूछ रहा है। तभी अर्जुन ने बड़े ही बात को गोल गोल घुमाते हुए कहा, सर, वैसे तो दोनों अच्छे ही हैं। युवराज समझ गया था। युवराज ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ लिए थे कि कहीं ना कहीं अर्जुन भी जयदेव और लक्ष्मण के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता ही है। उसने उसे आगे कुछ नहीं पूछा और कहा, अरे कोई बात नहीं अर्जुन, तुम अब जा सकते हो। जैसे ही अर्जुन मुड़ा, वो चाहता था कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए, कहीं युवराज उससे कोई और क्वेश्चन ना पूछ ले। लेकिन तभी युवराज ने फिर से आवाज देते हुए कहा, अरे हाँ अर्जुन। अर्जुन ने जैसे ही देखा, अर्जुन को लगा कि अब युवराज क्या उससे पूछेगा। तभी युवराज ने कहा, वो हाँ, मैं कॉफी के लिए थैंक यू बोलना भूल गया था। थैंक यू अर्जुन। लेकिन युवराज अब भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और उसके हाव भाव को नोटिस कर रहा था। वो देख रहा था कि किस तरीके से अर्जुन के सामने जयदेव और लक्ष्मण का नाम आया और कुछ झेप सा गया था। उसके बाद अर्जुन ने सिर झुकाया और वहां से थैंक यू बोल कर निकल गया। युवराज अब भी हाथ में कॉफी लिए बार बार यही सोचे जा रहा था कि लक्ष्मण और जयदेव ने ऐसा क्या किया होगा कि कंपनी को कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। कहीं उन दोनों का सबसे बड़ा हाथ तो नहीं था। तभी वो सोच रहा था
तभी कैबिन के बाहर नॉक हुआ। युवराज को पता लग गया था कि सुभाष चटर्जी आए होंगे। उसने अंदर से ही आवाज देते हुए कहा, आ जाइए, दरवाजा खुला है। जैसे ही सुभाष चटर्जी अंदर आए, युवराज अपने चेयर पर आकर बैठ गया और अंदर आते ही युवराज ने सुभाष चटर्जी से कहा, आइए सुभाष जी, बैठ जाइए। सुभाष अपने हाथों में पिछले 2 सालों की फाइलें उठाकर लेकर आया था। जब उसे पता चला कि युवराज ने पिछले 2 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट मंगवाई है, तो उसने जल्दी से ड्रॉर से सारी फाइलें निकाल ली थी और उसने बहुत ही अच्छी तरीके से सभी फाइलों को संभाल कर रखा हुआ था। उसे पता था कि कभी तो इस कंपनी में कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो कंपनी को फिर से नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। उसने फाइलों को अपने पास में रखते हुए कहा, सर, यही पिछले 2 सालों की रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद युवराज फाइलों को पढ़ता गया और कॉफी भी पीता गया। साथ साथ में युवराज सुभाष से बात भी कर रहा था। वो सुभाष से उसके बैकग्राउंड के बारे में और उसके घर परिवार के बारे में भी पूछता जा रहा था। युवराज उससे आपस में बड़ा ही घुल मिलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी से सच्चाई उगलवानी है तो पहले उसके साथ आत्मीय संबंध बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर उसके साथ वो रिलेशन अच्छा बना सके तो आदमी धीरे धीरे कर करके सभी बातें अपने आप बताता चला जाता है। युवराज को यह लगने लगा था कि वो उसके प्लान में कामयाब होता जा रहा है। सुभाष भी अब युवराज की बातों से पूरी तरह से संतुष्ट था। युवराज ने जैसे ही फाइल को पूरा पढ़ा, उसने देखा कि पिछले साल 105 करोड़ 9 लाख का टर्नओवर था और उसमें से 90 करोड़ खर्च हो गए थे। तभी उसने पूछा, सुभाष जी, मुझे ये बताइए कि 105 करोड़ 7 लाख जो कंपनी का इनकम है, उसमें से 90 करोड़ खर्च हुए, तो इसका मतलब कि कंपनी को 15 करोड़ 7 लाख का लाभ हुआ। लेकिन प्रॉफिट के बावजूद भी ये 2 वर्षों में 70% तक कंपनी की सेल कैसे गिर गई? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप मुझे समझाने की कोशिश करें कि ये सेल के अंदर जो गिरावट आई है वो कैसे आई है। अब क्या जवाब देगा सुभाष? क्या था इसके पीछे का कारण? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। अब दोस्तों, समय आ गया है कल के कमेंट्स पढ़ने का। चलिए शुरू करते हैं कल के कमेंट। जशो बंटा दलाई कहते हैं, माही कब आएगा? जी, वो तो कहानी का इंटरेस्ट ही है। ये तो आपको देखना पड़ेगा, माही आएगा या नहीं आएगा। यही तो सबसे बड़ा क्लाइमेक्स है। महेंद्र कुमार जी कहते हैं, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू सर। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, वेरी नाइस सुपर स्टोरी भाई, थैंक यू सो मच सर। राधे एफएम पूछ रहे हैं कि भाई अपने और अपनी टीम के बारे में बताओ, कौन कौन कहाँ से है? सर, हमारी टीम पूरी हिसार में है, हिसार हरियाणा में है, और मैं मनदीप हिसार से ही बिलोंग करता हूँ। हमारे राइटर हैं वो रजत बंसल जी हैं, वो पटियाला से बिलोंग करते हैं। बाकी की पूरी टीम हमारे हिसार की ही है। भंवरलाल शरण लिखते हैं, नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच भाई। अंकित भाई लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी, गुड नाइट, थैंक यू सो मच सर। सहदेव प्रकाश जी कहते हैं, क्या माही की वापसी होगी कहानी में? सर, मैंने अभी यही बताया कि यही तो कहानी का इंटरेस्ट है और क्लाइमैक्स भी यही है। क्या होगा आगे, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। और उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर भी करवाने हैं। दोस्तों, हमारा टारगेट है कि अगले महीने तक हम 10,000 जो सब्सक्राइबर हैं उस तक पहुंच जाएं। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास, क्योंकि हर किसी के पास अपने अपने गांव और अपने शहर के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, आपके पास भी होंगे। बस आपको लिंक कॉपी करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है और नीचे लिखना है कि आपके भाई की कहानी है और आप इस कहानी को सुनो। और जो लोग एक एक एपिसोड नहीं सुन सकते हैं हर रोज, उसके लिए भी मैंने सुविधा दी है कि 1 से 50 और 50 से 51 के एपिसोड भी मैं डाल चुका हूं। तो जिसको लगता है कि मैं शुरुआत से कहानी नहीं देख पाया, तो वो एकदम से एक ही वीडियो में सारे एपिसोड भी देख सकता है। रामकिशोर मीणा जी कहते हैं, सर आप कहाँ से हैं, आपके बारे में जानकारी चाहिए जी, धन्यवाद। सर, मैंने बताया कि मैं मनदीप, मैं हिसार से हूँ और ये हिसार हरियाणा में पड़ता है। फर्रुख अहमद कहते हैं, नाइस स्टोरी, कीप इट अप, थैंक यू सो मच फर्रुख भाई। हरिराम करण कहते हैं, आज हमारे यहाँ एक बच्चे की डेथ हो गई, इसलिए मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, कहानी बहुत अच्छी है। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद घटना है और हमें उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए अपने घर पर 2 मिनट का मौन रखना चाहिए और भगवान करे कि वो बच्चे सही सलामत अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। वंजारे वंजारी कहते हैं, हाँ भाई, नाइस स्टोरी भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर। आशीष मिश्रा जी कहते हैं,
आपको किस तरीके के सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, परिवार के साथ या अकेले? सर मुझे तो परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है। मुनावर अहमद कहते हैं लव 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 भेजते हैं, थैंक यू सो मच मुनावर भाई। पवन कुमार लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच पवन भाई। जशो बंटा दलाई लिखते हैं वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। भंवरलाल सरन लिखते हैं बहुत अच्छी स्टोरी है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और दोस्तों आज का आपका सवाल यही था कि हम नई कहानी को कब से शुरू करें, और साथ में ही आपको ये भी बताना है कि आप लोगों ने कितने कितने शेयर किए हैं, और सभी लोग ये भी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को गाड़ी कौन सी अच्छी लगती है। चलो जल्दी जल्दी सभी के सभी दोस्त कमेंट करो। दोस्तों 474वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुभाष सारी फाइलें लेकर युवराज के कैबिन में आ गया था। युवराज लगातार एक एक फाइल को पढ़ते जा रहा था और चेक करते जा रहा था कि कहाँ क्या क्या गलतियां हुई हैं। जब उसे लगा कि कंपनी में तो फायदा हुआ है, लेकिन सेल कैसे गिर गई, वो भी 70% तक। उसके जवाब में सुभाष ने कहा, सर हाँ इसके कई कारण हैं। पहला बाजार में नई कंपनियों का आना और उनकी मार्केटिंग स्टाइल। दूसरा हमारी कंपनी में नए जो प्रोडक्ट है उनका अभाव है। और तीसरा हमारे प्रोडक्ट में गुणवत्ता में भी कमी आई है। युवराज ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह तो ये बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता कम हुई कैसे। इस बात का सुभाष के पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि धीरे धीरे घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल लिया जाता था और जिससे प्रोडक्ट की गुणवत्ता में भी कमी आ गई थी। जैसे प्रोडक्ट पहले बनते थे, आजकल ऐसे प्रोडक्ट उसकी कंपनी बना नहीं रही थी, इसलिए उनकी कंपनी धीरे धीरे करके सेल की गिरावट में आ गई थी। लेकिन युवराज जानता था कि सुभाष भी इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा। तभी युवराज ने सुभाष की आंखों में देखा और माहौल को ठंडा करने की कोशिश की और कहा, चलो कोई बात नहीं सुभाष जी, अभी एक काम कीजिए, पिछले 6 महीनों की रिपोर्ट बड़े अच्छे तरीके से तैयार करके मेरे पास लेकर भिजवाइए और मैं चेक करता हूँ। देखिए अभी आगे से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और जो भी अगर आपको कहीं भी लगे कि यहाँ पर कोई कमी है तो मुझे तुरंत सूचना दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाना है और मैं ये आपके साथ के बिना कर नहीं पाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आपने कंपनी में इतने सालों तक बड़े ही अच्छे तरीके से काम किए हैं, तो आप आगे भी इसी तरीके से मेरा भी साथ देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। इस पर सुभाष ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जी जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़ी सभी समस्याओं को जल्द ही निपटारा किया जाएगा, और अगर कोई भी परेशानी आई तो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। उसके बाद उसने थैंक यू कहा और वो उठकर बाहर चले गए। युवराज फिर से सभी फाइलों को देखने लगा। वो सोच रहा था कि किस तरीके से कोई गड़बड़ी की गई होगी। मुनाफा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी की सेल भी घट रही है। ये हो कैसे सकता है। तभी उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा, दिव्या मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड जयदेव और लक्ष्मण से मिलना है, कृपया उन्हें मेरे कैबिन में बुलाइए। दिव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, अभी बुलाती हूँ। और उसके बाद वो कैबिन के बाहर चली गई। कुछ ही देर में जयदेव और लक्ष्मण भी युवराज के कैबिन में आ गए थे। युवराज ने उन्हें बैठने का इशारा किया और कहा, हेलो लक्ष्मण जी। हेलो हेलो जयदेव जी, कैसे हैं आप, आइए बैठिए। जयदेव और लक्ष्मण ने एक साथ बैठते हुए कहा, थैंक यू सर। उसके बाद युवराज ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, मैंने अभी अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी है और उसमें देखा कि प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन सेल भी घटी है। ये हो कैसे सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। कृपया मुझे थोड़ा सा समझाइए कि यह कैसे हो सकता है। जयदेव ने तुरंत युवराज की ओर देखा और कहा, सर सर बाजार में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। नई कंपनियां नए नए ऑफर मार्केट में निकाल रही है और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी गिरावट आ गई है। लक्ष्मण ने भी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और सर इसके अलावा तो हमारे नए प्रोडक्ट की भी तो कमी है। हमारी मार्केटिंग स्टाइल भी पुरानी हो गई है सर। तभी युवराज ने उनसे कहा, ठीक है, लेकिन एक काम कीजिए, आप कोई नई मार्केटिंग स्टाइल तैयार कीजिए और मुझे 2 दिन में रिपोर्ट कीजिए, फिर देखते हैं कि कैसे मार्केटिंग स्टाइल काम नहीं करता। जयदेव और लक्ष्मण ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, जी सर, हम पूरी कोशिश करेंगे, जल्द ही तैयार कर लेंगे। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आप मेरे कहने से यहाँ आए, आपका धन्यवाद।
उसके बाद लक्ष्मण और जयदेव ने भी सिर झुकाया, थैंक यू कहा और अपने कैबिन में चले गए। युवराज ने सोचा कि कंपनी को फिर से ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए उसे सभी विभागों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। उसने अपने असिस्टेंट दिव्या को बुलाया और कहा, दिव्या, मुझे सभी डिपार्टमेंट के हेड के साथ एक मीटिंग करनी है, कृपया एक मीटिंग शेड्यूल करो। दिव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, मैं कल सुबह 10 बजे की मीटिंग अरेंज करवा देती हूँ। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, सर अभी अभी कुछ दिन पहले ही हमारे 10 एम्प्लॉय इस्तीफा दे चुके हैं और इस पर मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ रहा है और अभी तक नया रिक्रूट भी नहीं किया गया है। आप क्या कहते हैं? युवराज ने कुछ क्षण सोचा, फिर वो गहरी सोच में डूब गया। उसे पता था कि 10 लोग एक साथ चले जाएं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो जाती है और काम भी सही तरीके से चल नहीं पाता। उसने दिव्या की ओर देखा और कहा, ठीक है दिव्या, ये काम करो, कल ही रिक्वायरमेंट निकाल दो। हमें बेस लैब असिस्टेंट चाहिए और एक ऑडिटर भी चाहिए और साथ में कुछ और लोग भी चाहिए जो असिस्टेंट का काम करेंगे। और हाँ, ध्यान रहे कि ये खबर न्यूज़पेपर के फ्रंट पर आए, जैसे सभी को पता लगे और जो भी स्किल्ड इंसान है वो ही इस भर्ती में आ सके और हमारी कंपनी में काम कर सके। उसके बाद दिव्या ने सिर हिलाकर हामी भर दी। उसके बाद दिव्या बाहर आ गई और युवराज फिर से अपने फाइल्स में देखने को लग गया। इधर बाहर ऑफिस के हर कैबिन में खुसर फुसर भी चालू हो गई थी। सबको बड़ी खुशी भी थी और सब हैरान भी थे कि एकदम से एक नया नौजवान लड़का आया और कंपनी का सीईओ बन गया। किसी को पहले नहीं पता था और आज तक बा ने भी कभी किसी को नहीं बताया था कि उनका पोता भी अभी जिंदा है या फिर उनका पोता था भी। लेकिन ऐसे इतने सालों के बाद कैसे बा का पोता आ गया और आज वो कंपनी का सीईओ बन गया। वहीं दो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, अरे भाई, तुझे पता है कि बा ने आज तक इसे छुपा कर क्यों रखा? कंपनी में तो किसी को नहीं बताया। कहीं बा का कोई पुराना रिलेशन तो नहीं रहा? तभी दूसरे ने कहा, अरे भाई, ये बड़े लोग होते हैं ना, इनका ऐसा ही चलता है, कहीं कुछ और कहीं कुछ। क्या पता कितने सालों के बाद कोई नया बच्चा जन्म ले ले। उसके बाद वो दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। इधर दो लोग और आपस में बात कर रहे थे। उन्हें बड़ी ही चिंता हो रही थी। वो दोनों के दोनों जयदेव और लक्ष्मण के आदमी थे। उन्हें यह देखकर चिंता हो रही थी कि कहीं लक्ष्मण और जयदेव इस बात से दुखी होकर कुछ ना कुछ गलत ना कर बैठे, क्योंकि वो इतने सालों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि या तो लक्ष्मण का बेटा या फिर जयदेव का बेटा ही कंपनी का सीईओ बनेगा। उन दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि वो कभी भी एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं मानते थे। जब भी बात करते तो सबको ऐसा ही लगता कि जयदेव बोल रहा है तो लक्ष्मण बोल रहा है और लक्ष्मण बोल रहा है तो जयदेव ही बोल रहा है। इसी बात को लेकर वो दोनों एम्प्लॉय भी यही सोच रहे थे कि अब आगे होगा क्या। तभी एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय से कहा, अरे भाई, ये कैसे हो गया? और अब तो तुम्हें पता है, अगर ये जयदेव और लक्ष्मण के बेटे सीईओ नहीं बने तो यार हमारा भी प्रमोशन रुक जाएगा। तभी दूसरे ने हामी भरते हुए कहा, अरे भाई, ये बात तो सही है, अब उनका फायदा होगा तो हमारा होगा, अब हम क्या करें? चलो देखते हैं, जैसा भी होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन मुझे तो डर ये है, कहीं जयदेव और लक्ष्मण सर आनंद फानन में कुछ गलत ना कर बैठे। तभी उसका जवाब देते हुए दूसरे ने कहा, अरे नहीं यार, वो इतने बेवकूफ भी नहीं है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि चाल कैसे चलनी है और कैसे जीत भी हासिल करनी है। तभी दूसरे ने हामी भरते हुए कहा, चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन इस सब से बेखबर युवराज अपने ऑफिस में लगातार सभी पीछे के पुराने रिकॉर्ड्स देखता जा रहा था। धीरे धीरे शाम होने को आ गई थी। जैसे युवराज को लगा कि अब तो घर चले जाना चाहिए, वो ब्लेजर उठाकर गेट से बाहर निकला ही था। तभी उसने देखा कि बा उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी। बा भी अपने घर जाने के लिए आ गई थी क्योंकि ऑफिस का समय हो गया था। बा को लगा कि कहीं युवराज यहाँ ऑफिस में ही ना बैठा रह जाए, इसलिए वो खुद चलकर युवराज के पास आ गई थी। जब युवराज ने देखा कि बा उसके सामने ही है तो उसने झट से कहा, अरे बा, आप यहाँ क्यों आई हैं? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। बा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा,
अब क्या काम है, अब तो घर चलना है, चलो घर चलते हैं। लेकिन तभी पीछे से दिव्या की आवाज आई। सर ये आपके लिए। क्या लेकर आई थी दिव्या, क्या था वहां, जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 475वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे बा और युवराज घर आने के लिए तैयार हो गए थे, वो ऑफिस के बाहर ही थे, तभी पीछे से दिव्या ने आवाज लगाई। युवराज जी, ये आपके लिए है। युवराज ने जैसे ही देखा, दिव्या के हाथ में एक फाइल थी। उसने आगे थमाते हुए कहा, युवराज जी, इसमें कल के मीटिंग्स का शेड्यूल है और आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कल जिनके साथ मीटिंग है उन सब का इसमें बायोडाटा भी है। कंपनी के डिपार्टमेंट के सभी एचआर के बारे में इस फाइल में लिखा हुआ है। आप एक बार नजर जरूर डाल लेना, कौन किस पोजीशन पे है और क्या क्या काम कर रहा है। उसके बाद युवराज ने वो फाइल ली और दिव्या से कहा, थैंक यू दिव्या। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए, अपने में गाड़ी में बैठे और घर की ओर रवाना हो गए। युवराज लगातार बस कंपनी में मग्न हो गया था। वो दिमाग में ये कुछ भी और सोच नहीं पा रहा था। लेकिन युवराज के चेहरे पर मायूसी भी थी। उसके पीछे पास्ट का जो भी था वो उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं तो झलक ही पड़ता था। कभी उसका पूरा हंसता खेलता हुआ परिवार था, माही भी उसके पास थे, उसकी बहन भी उसके पास थी। कैसे धीरे धीरे कर करके माही उससे दूर हो गई और आखिर में जब टीना भी उससे दूर हो गई, तब उसको लगा कि अब दुनिया में उसका रहना ही नागवार है। लेकिन तभी उसको कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए वो यहाँ दिल्ली आ गया था अपनी बा के बिजनेस में हाथ बटाने के लिए। बा भी उसके चेहरे पर वही मायूसी लगातार गौर कर रही थी। उसे पता था कि युवराज कभी ऐसा नहीं था। युवराज हमेशा से बड़ा ही चुलबुला रहा था और वो हमेशा खुलकर बातें भी करता था। लेकिन आज युवराज बड़ा ही रिजर्व से हो गया था। वो इतनी बातें नहीं करता था और हमेशा अगर बातें करता तो सिर्फ काम की बातें करता और कंपनी से रिलेटेड बातें ही करता था। बात तो कब से सोच रही थी कि एक दिन युवराज आएगा और अपने साथ माही को भी लेकर आएगा। बा माही को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। बा के लिए बहुत ही परफेक्ट लड़की थी माही, क्योंकि माही तो सबका काम बहुत आसानी से कर देती थी और बड़े ही सबको आदर सत्कार के साथ रखती थी। बा के साथ तो उसके बनते भी खूब थी, क्योंकि बा और उसके विचारधारा लगभग सेम से ही थी। बा लगातार युवराज के चेहरे पर गौर कर रही थी कि उनको वो खालीपन सा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। माही का खालीपन युवराज के चेहरे पर कहीं ना कहीं एक कोने में दिखाई दे ही जाता था। इन सब के बीच कब वो लोग घर पहुंच गए, दोनों ने अंदाजा ही नहीं लगाया कि समय इतना जल्दी निकल गया। घर आते ही दोनों फ्रेश होकर जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ गए और खाना लग चुका था। उसके बाद सुबह की तरह ही युवराज ने बा के लिए खाना परोसा और बा ने भी अपने हाथ से युवराज को खाना खिलाया। जैसे ही दोनों ने खाना खाया, युवराज ने बा से कहा, बा, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आज तो आप पूरा दिन ऑफिस में रही हैं, आप थक गई होंगी और अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो सीधा मुझे बुलाना। बा ने भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है बेटा, अब तुम भी जाओ और आराम कर लो। युवराज ने सिर हिलाया और वो फाइल उठाकर सीधे अपने कमरे की ओर आ गया। कमरे में आते ही उसने बेड पर उस फाइल को रख दिया और साथ में अपना बैग भी रख दिया। बैग से उसने कुछ और जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी बाहर निकाल लिए थे। वह सभी चीज को बड़े ही तरीके से करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर कहीं भी कोई भी छूट रह गई तो कंपनी में कहीं ना कहीं जो लॉस हुआ है वो उसे पता नहीं लग पाएगा। वो बारीकी से एक एक चीज को देखना चाहता था। वो आज सभी के सभी रिपोर्ट लेकर आ गया था। बेड पर आते ही उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर उठकर एक एक फाइल को बड़े ही तरीके से देखने लगा। धीरे धीरे करके वो सभी फाइलों को कोशिश करके और नोट्स लगातार बनाते जा रहा था। कहाँ कंपनी में किस समय पर क्या क्या गलतियां हुई थी और किस किस आदमी ने उस गलती में अपना योगदान दिया था, और सबको एक एक करके नोट किए जा रहा था। लेकिन जब भी वो सारी फाइलें देखता, उसे लगातार एक बात समझ नहीं आ रही थी कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट भी हुआ है और कंपनी की सेल भी घटी है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं कि प्रॉफिट भी हुआ है और सेल भी घटी है। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा सोचता जा रहा था कि कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई लूप होल है जहां पर लोगों ने उस लूप होल को छेड़खानी करने की कोशिश की है और वहां से कोई ना कोई चीज तो गड़बड़ की है। उसके बाद उसने एक एक चीज को नोट किया। पैसे का खर्च और बैलेंस शीट पर जो चीजें लिखी हुई थी
सब कुछ लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट और अदर जो भी डिटेल्स थी, सब चीजों को नोट कर लिया। कुछ देर बाद उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट निकाली। वो रिपोर्ट 6 महीनों की थी, जो आज सुबह सुभाष ने कहने पर तैयार कर दी थी। उस रिपोर्ट को उसने बड़े ही गौर से देखा। उसने देखा कि कई कई जगह पर इनकंसिस्टेंट लिखा हुआ था, यानी कि कुछ ऐसा जिसको कोई समझ ना पाए। लेकिन बिजनेस की भाषा जो बिजनेस करता था, वो इस चीज को बड़े बखूबी तरीके से समझता था कि इस शब्द का मीनिंग क्या होगा। पूरी बात जैसे कि वहां पर लिखी हुई थी, वहां पर लिखा हुआ था, certain amounts were redirected towards consulting expense which were not duly invoiced nor supported with sufficient documentation। युवराज को यह बात कुछ और ही ज्यादा अजीब लगी कि उसने देखा कि कोई कंसल्टिंग खर्च हुआ है और बिना इनवॉइस के और इन्वेस्टमेंट के। ये कैसे हो सकता है कि किसी ने कंपनी को ही कंसल्ट किया और उसका कोई इनवॉइस नहीं दिया और पैसा ले लिया। उसने जल्दी से यह बात भी डायरी में नोट कर ली। उसके बाद उसने देखा कि इस कंसल्टिंग में खर्च कितना हुआ है। ये देखकर उसके आंखें और भी ज्यादा फटी की फटी रह गई। पिछले 1 साल में 12.8 करोड़ रुपए सिर्फ कंसल्टिंग के लिए चार्ज किए गए थे, वो भी एक्सटर्नल सर्विस पर। और जबकि कंपनी में कोई बड़ा प्रोडक्ट भी चल नहीं रहा और ना ही किसी बड़े सलाहकार के साथ कोई ऐसा बॉन्ड बना था कि कोई कंपनी को सलाह दे, कि बताए कि कंपनी को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस तरीके से अपनानी चाहिए और कंपनी का कोई प्रॉफिट हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन ये फीस गई कहाँ? इसी बात को तो लेकर दिमाग में ये चीजें चल रही थी। अब युवराज को लगने लगा था कि वो सही राह पर जा रहा है। उसे पता लग गया था कि कहीं ना कहीं तो जो गड़बड़ थी वो धीरे धीरे करके उजागर होती जा रही थी। कोई एक ऐसा इंसान जिसने बिना इनवॉइस के ही कंसल्टिंग चार्ज कर लिया और कंपनी से 12.8 करोड़ रुपए भी ले लिए। उसके बाद युवराज ने लैपटॉप खोला और सारी रिपोर्ट्स को स्कैन कर लिया, फिर अपने एक फोल्डर में सेव कर लिया। जैसे जैसे वो एक्सेल शीट को देखता जा रहा था, वैसे वैसे उसे और भी ज्यादा चीजों के बारे में पता चलता जा रहा था। जैसे वो इस सब में गुम था, कमरे पर किसी की आहट हुई। दरवाजा नॉक हुआ और युवराज को लगा कि इस समय कौन आया होगा। तभी बाहर से मंगला की आवाज आई, युवराज बाबा, आपके लिए दूध लेकर आए हैं। तभी युवराज ने देखा कि मंगला आई है तो उसने झट से कहा, आ जाओ मंगला, दरवाजा खुला ही है। मंगला अंदर दूध लेकर आई और युवराज को दे दिया। उसके बाद मंगला ने कहा, बाबा, अगर कोई और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। युवराज ने देखा कि मंगला उसकी भरपूर सेवा कर रही है। वो बड़े ही शांत स्वभाव की लेडीज थी। तभी युवराज ने उससे कहा, जी, आपको कोई तकलीफ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूंगा, आप आराम कर सकती हैं। मंगला को भी युवराज का आचरण बहुत अच्छा लगा था। कहीं कहीं ही ऐसा होता है कि बड़े खानदानों के लड़के बड़े ही इतने पोलाइट होते हैं, लेकिन युवराज की बात ही कुछ अलग थी। युवराज जो इस खानदान से आता था, उस खानदान में हमेशा ही बड़ों की रिस्पेक्ट करना बड़े अच्छे से सिखाया गया था। इसलिए युवराज बड़ा ही पोलाइट और आज्ञाकारी भी था। तभी बंगला को उसकी बात ही अच्छी लगी। उसने थैंक यू कहा और वहां से चली गई। युवराज दूध पीते पीते भी यही सोच रहा था कि गलतियां तो है, लेकिन इस गलती के पीछे आखिर है कौन? कौन ऐसा इंसान है जो ये सब कर रहा है? और उसने कभी पता भी नहीं लगने दिया कि कंपनी के अंदर से उसने 12.8 करोड़ रुपए भी ले लिए थे। वो यही सोचे जा रहा था। उसने एक बार फिर से सभी रिपोर्ट्स को पढ़ा और ये करते करते रात के करीब 2 बज चुके थे। जैसे उसने घड़ी में समय देखा और उसने महसूस किया कि सुबह 11 बजे की तो मीटिंग भी है, और उसने फिर वो फाइल उठा ली जिसमें सभी एम्प्लॉयज के बारे में लिखा हुआ था। एक एक करके उसने सभी एम्प्लॉयज के बारे में जानना शुरू किया। सभी एम्प्लॉयज अपने अपने स्तर के बड़े अच्छे एम्प्लॉयज थे और उनका एक्सपीरियंस और उनका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो फाइल पढ़ता जा रहा था, उसकी आंखों में नींद भी गहरी होती चली जा रही थी और वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। वो फाइल उसके मुंह पर ही गिरे रही और वो ऐसे ही सो गया था। अब क्या होगा सुबह, क्या होगा 11 बजे की मीटिंग में, और क्या पता लग पाएगा उस आदमी का जिसने 12.8 करोड़ रुपए निकाले थे? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।